साउंड चेक 1 2 3। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 के थर्ड वीडियो में हम आ गए हैं। बड़ा बेसिक बेसिक हमने पढ़ा है और बड़े लंबे वीडियो नहीं बनाए, एक एक टॉपिक को कवर किया और साथ में उसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप सबका चैप्टर पढ़ा हुआ है और वो टॉपिक भी आपका पढ़ा हुआ है। कौन सा? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप सबने क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है। वहां पे आपने आई होप ढंग से समझा होगा। आज दोबारा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर इसके बेस पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं 12th क्लास के रिलेटेड, जैसे नीट में या जेई में या सीबीएसई में, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या था, देखो मैं बड़ा बेसिक से चलता हूँ आपके लिए। सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने टर्म पढ़ा था पोटेंशियल। सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने टर्म पढ़ा था पोटेंशियल, और वहां हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करानी है, यानी चार्जेस को अगर फ्लो करवाना है, इलेक्ट्रिक करंट हमें अगर फ्लो करवानी है, तो हमें क्या चाहिए। जिस भी कंडक्टर के, कंडक्टर मतलब क्या हो गया, कोई बल्ब हो गया, कोई फैन हो गया, ठीक है, कोई भी आप वायर मान लीजिए जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, अगर उसके अंदर हमें करंट फ्लो करवानी है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, तो उस डिवाइस के अक्रॉस या उस कंडक्टर के अक्रॉस जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम इसी को ऐसे समझते हैं कि ओम्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, और आप साथ साथ समझना। जैसे मान लो कि ये कोई कंडक्टर है। अब कंडक्टर मतलब हो सकता है कि सिंपल मैंने कोई वायर ले लिया, ठीक है, और इस कंडक्टर को, जैसे मान लो कि ये सिंपल एक कॉपर का पाइप है, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल दिखाया था आपको, और इसको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मान लो ये कोई मेटल का बना हुआ है और इसको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो सीधी सी बात है बैटरी ये होती है प्लस माइनस सिंबल, आपने क्लास 10th के अंदर पूरी टेबल याद की होगी, ठीक है। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था ये प्लस और माइनस हो गया। तो अब क्या होगा, ये इन्हें बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। ये किन्हें क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर। अब कनेक्टिंग वायर जो होते हैं जनरली अपन यूज करते हैं वो सारे कॉपर के बने होते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी कॉपर के बने होते हैं, और किसी के भी हो सकते हैं, पर जनरली आपके 99% कॉपर के बने होते हैं। तो ये कनेक्टिंग वायर बैटरी के वायर से लिया अपन ने, माइनस से और प्लस से जोड़ दिया। तो क्या होगा, अगर मैंने ये बैटरी सपोज 2 वोल्ट की ली और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, एक एमीटर यूज किया। क्या यूज किया? एमीटर। सपोज जैसे मैंने 2 वोल्ट की बैटरी ली, ये कोई मेटल है जिसके अंदर से करंट फ्लो होगी, और एमीटर के अंदर रीडिंग क्या आ रही है, सपोज 2 मिली एम्पियर आ रही है। कितनी आ रही है? 2 मिली एम्पियर, यानी करंट इसके अंदर 2 मिली एम्पियर फ्लो हो रही है। अब अगर मैं इसका पोटेंशियल बढ़ाता हूँ, 2 से 3 वोल्ट करता हूँ या 3 से 4 करता हूँ, यानी जैसे जैसे मैं V की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या देखोगे कि करंट उतनी फ्लो होगी या करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ऑब्वियसली बैटरी आप जितनी हाई यूज करोगे, हाई वोल्टेज यूज करोगे, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। यानी करंट और पोटेंशियल दोनों का, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस और सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का आपस रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली होता है। कैसा होता है? डायरेक्टली होता है। अब इसी चीज को जो रिलेट करते हैं कि मान लो जैसे मैंने ये 2 वोल्ट की है, और इसको मैं एक बहुत इजी एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपकी एक बार दिमाग में आपने ढंग से सुन लिया, तो एक बार दिमाग में बैठ गया, तो उसके बाद आपकी दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको ये लाइफ टाइम ही याद रहेगा। अब मैंने इसको ऐसा एग्जाम्पल और ले लिया, ठीक है। अब ये भी कोई मेटल का बना हुआ कंडक्टर है, कोई पाइप मान लीजिए, ठीक है, सॉलिड मान लीजिए कोई, और इसको मैंने सपोज 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। तो अब आप बेसिक बात है कि एमीटर में अगर आप चेक करोगे सॉरी, अगर आप इस केस में अगर आपने बैटरी को बढ़ा दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अक्रॉस का बढ़ा दिया है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो मोर देन लेट 3 मिली एम्पियर फ्लो होगी। ये छोड़ लो, तो अगर 2 है तो इधर 3 कर देंगे, सॉरी 4 कर देंगे, तो वहां पे क्या होगा, आपकी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये छोड़ लो, यहाँ बात समझ में आ गई आपको। अब क्या है, यहाँ देखो इसी चीज को रिलेट करता हूँ। जैसे मान लो कि मैं ये, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, इसके अंदर जो भी फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। हो रही है नहीं हो रही? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। अब सपोज मेरे पास एक सिंपल पाइप लेते हैं, प्लास्टिक का पाइप है, और उस पाइप को मैंने कुछ इस तरह से टिल्ट कर रखा है, टेढ़ा कर रखा है, और सपोज ये पाइप, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इस पाइप का लेवल, सपोज ग्राउंड से इस पाइप का लेवल मान लो 2 मीटर है, और ये वाला लेवल 4 मीटर है।
तो अगर आपसे पूछे कि इस पाइप के अक्रॉस कितना लेवल डिफरेंस बना हुआ है, इस पाइप के अक्रॉस कितना लेवल डिफरेंस बना हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 मीटर का लेवल डिफरेंस बना हुआ है। और इस पाइप में जो भी पानी होगा वो पानी आपका हाई लेवल से लो लेवल तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर पानी का फ्लो होगा। अब अभी रुको, अब इसी केस में इसी पाइप को मैंने थोड़ा सा और ज्यादा टिल्ट कर दिया। मान लो ये यहाँ पे अभी भी 2 मीटर है, लेकिन इसको मैं 6 मीटर ले गया। इसके अंदर भी मैंने सपोज 20 लीटर पानी रिलीज किया और इसके अंदर भी मैं 20 लीटर पानी यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ। दोनों एंड से मैं 20-20 करूंगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में सेम होगा नहीं हो? यहाँ भी अमाउंट ऑफ वाटर सेम है और यहाँ भी अमाउंट ऑफ वाटर सेम है, लेकिन यहाँ लेवल डिफरेंस कितना है? 2 मीटर का, और यहाँ लेवल डिफरेंस कितना है? 4 मीटर का। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा है, इसके चेहरे पे पानी आएगा, कोई बंदा अगर यहाँ खड़ा है और यहाँ खड़ा है, अब दोनों से अगर आप पूछोगे कि ज्यादा स्पीड से किसको पानी एक्सपीरियंस हो रहा है अपने चेहरे पे गिरता हुआ, तो यहाँ इसके कंपेयर में यहाँ आपको ज्यादा स्पीड से पानी चेहरे पे आता दिखेगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर 20-20 लीटर पानी दोनों केस में बाहर आएगा, लेकिन यहाँ जो उसके बाहर आने की रेट है, यानी बाहर आने की करंट जो वाटर का जो फ्लो होना है उसकी जो रेट है वो ज्यादा होगी। वाटर की रेट का मतलब क्या हुआ? वाटर करंट, यानी जो यहाँ वाटर करंट बनेगी, जो यहाँ वाटर करंट बनेगी, यानी पर सेकेंड यहाँ से पानी ज्यादा रिलीज हो रहा है और यहाँ पर सेकेंड इसके कंपेयर में कम रिलीज हो रहा है। पानी दोनों में 20-20 लीटर रिलीज हो रहा है, तो अगर यहाँ पे उसको सपोज बाहर आने में सपोज 3 सेकेंड लगती है, तो इसी केस में इसी 20 लीटर पानी आने में मान लो 1.5 सेकेंड लग जाएगी, मतलब कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, यानी वाटर करंट बोलेंगे, यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो हमने पढ़ी थी, करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और वाटर क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो कितने स्पीड से पानी फ्लो होगा उसे क्या बोलते हैं? उसकी वाटर करंट बोलते हैं। और कितनी स्पीड से चार्जेस का फ्लो हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ 2 मीटर का पोटेंशियल लेवल डिफरेंस है। यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी है, उसको हमने एग्जांपल लिया किसके लिए? 4 मीटर का लेवल डिफरेंस के लिए। तो जैसे लेवल डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपकी वाटर करंट ज्यादा बनेगी, वैसे ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा बनेगी। आगे बात समझ में? चलिए, तो अब यहां से अपन ये रिलेशन बना लेते हैं जिसे क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। इरेज करना था, V प्रोपोर्शनल टू I बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बनी जो क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू दैट कंडक्टर। तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल द फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये हम बात करेंगे, ये फिजिकल कंडीशन क्या होती है ये हम अभी आगे बात करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ तक हो गया। लेकिन अगर देखो, अब मैं एक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करता हूँ और बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर मैंने ऐसा किया कि मेरे पास जो पाइप है वो 2 पाइप मैंने ले लिए, अब इस पाइप का भी 2 मीटर हाइट पे है, सपोज ये 4 मीटर हाइट पे, और सेम लेवल सेम पाइप मैंने दोबारा ले लिया, ये दोबारा आ गया। फर्क क्या रखा मैंने कि अब सपोज इसके अंदर मैंने कुछ बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, इस पाइप में कुछ बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और इस पाइप में मैंने कुछ कम पत्थर डाल दिए। अब आप खुद एग्जाम्पल के साथ साथ चलोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसमें थोड़े छोटे पत्थर है और इसमें थोड़े बड़े बड़े पत्थर है। अब सपोज दोनों केस में मैं दोनों साइड से 20 लीटर और 20 लीटर पानी रिलीज करता हूं। दोनों केस में मैं 20 लीटर पानी करता हूं। और देखो इस बार दोनों का लेवल डिफरेंस सेम है, ये भी 2 मीटर पे है और ये भी 2 मीटर का लेवल डिफरेंस है। दोनों का लेवल डिफरेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े पत्थर है और यहाँ पे छोटे बड़े पत्थर है। तो अब लेवल डिफरेंस है, मान लो सपोज यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है जिसके चेहरे पे पानी आएगा और यहाँ खड़ा है। अब दोनों के केस में लेवल डिफरेंस सेम है, लेकिन आप क्या देखोगे कि यहाँ जो वाटर फ्लो होगा वो थोड़ा स्लो फ्लो होगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस लेवल डिफरेंस बराबर है, बराबर हाइट रखे हुए, लेकिन यहाँ अंदर बड़े बड़े पत्थर होने से क्या होगा कि यहाँ जो पानी का फ्लो है उसकी रेट क्या हो गई? स्लो डाउन हो गई।
और यहाँ इसके कंपेयर में पत्थर थोड़े छोटे हैं, तो क्या होगा, यहाँ रेट क्या रहेगी आपकी, थोड़ी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू इसके। मतलब ये जो पत्थर है, दोनों तरफ के पत्थर है, वो पत्थर क्या कर रहे हैं, वो पत्थर क्या कर रहे हैं, वो पत्थर जो वाटर का फ्लो है, दोनों के अंदर जो वाटर का फ्लो है उसको अपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं। ये पत्थर तो जो है वो पानी की स्पीड तो बढ़ाएंगे नहीं, जो ये पाइप में पत्थर है वो पानी स्पीड तो, वाटर की स्पीड तो नहीं बढ़ाएंगे, वो स्पीड, पानी की स्पीड करेंगे, कम करेंगे। कम करना मतलब अपोज करेंगे। तो दोनों ही केस में पानी का जो फ्लो है उसको ये अपोज करेंगे। अपोज करना मतलब रेसिस्ट करना, अपोज करना मतलब उसे रेसिस्ट करना। और जो ये काम कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टर बोलते हैं। और इसकी ये प्रॉपर्टी, रेसिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी है, उसे क्या बोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ भी V सेम है, यानी लेवल डिफरेंस दोनों तरफ सेम है, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर जो फ्लो ऑफ वाटर है उसकी स्पीड सेम नहीं है। इसका रेजिस्टेंस हाई है, इसका रेजिस्टेंस लो है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हाई है, इसका रेजिस्टेंस लो है। सिमिलरली अगर मैं ये एग्जांपल यहाँ लेता हूँ कि जैसे मान लो ये मेरे पास कॉपर का वायर है, और अब आप खुद बता दोगे कि ये मेरे पास एक कॉपर का वायर है जिसको मान लो मैंने 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। दोबारा वही सेम बैटरी है, पर इस बार मैंने कॉपर का वायर ना यूज करके एल्यूमिनियम यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, एल्यूमिनियम यूज कर लिया। अब आप सबको पता है कि जो कंडक्टिविटी है कॉपर की वो एल्यूमिनियम से अच्छी होती है, क्लास 10th में हमने पढ़ा है। तो कॉपर की कंडक्टिविटी होती है वो एल्यूमिनियम से अच्छी होती है। तो यहाँ क्या होगा, दोनों केस में 2 वोल्ट की बैटरी है, यानी जैसे यहाँ दोनों केस में सेम लेवल डिफरेंस था, वैसे यहाँ दोनों केस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर मान लो मैंने यहाँ एमीटर लगा के यहाँ की करंट मान लो 3 मिली एम्पियर मैंने नोट की, तो गारंटीड है कि यहाँ एमीटर लगाऊंगा तो यहाँ की करंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन यहाँ 3 मिली एम्पियर नहीं होगी, उससे कम ही करंट फ्लो होगी। क्यों, क्योंकि ये वो हो गया है जिसके अंदर पत्थर छोटे हैं, और ये वो हो गया है जिसके अंदर पत्थर बड़े हैं। कंपेयर करें, यानी इसका रेजिस्टेंस, ये करंट इसको रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और ये वाला जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो कंपेयर टू कॉपर ज्यादा ऑफर करेगा। आगे बात समझ में। तो ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस एक नया एलिमेंट यहाँ पे आ गया कि आप V को चेंज करो। बैटरी अगर आप इसको भी आपने चेंज कर दिया, मान लो इसकी बैटरी 2 से कितनी कर दी, 4 कर दी, इसकी बैटरी आपने 2 से 4 कर दी, लेकिन दोनों में जो करंट बढ़ेगी वो उसी प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर और है, वो क्या है, इन दोनों मटेरियल्स का अपना अपना रेजिस्टेंस। ठीक है, इसलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, कि अब प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटाते हैं तो आप सबको पता है कि एक कांस्टेंट लेके आते हैं। इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट क्या आएगा, R रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, R रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और इसकी जो फेमस फॉर्मेट है उसमें क्या आता है, I R लिखते हैं, एक ही बात है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, ये क्या हो गया, ओम्स लॉ हो गया। V प्रोपोर्शनल टू I क्या हो गया, ओम्स लॉ हो गया। और यहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस है, जिसका फॉर्मूला क्या बना, V अपॉन I। R क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जिसका फॉर्मूला क्या बना, V अपॉन I। अगर अपन यहाँ से इसकी SI यूनिट पूछे तो एक साइंटिस्ट है हमारे ओम, उनके नाम पे इनकी यूनिट यूज की गई है ओम, जिसका सिंबल आप ओमेगा यूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, ये सब 10th क्लास की बातें एक बार मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। ठीक है, ये ओम्स लॉ अपना हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे ये तो ओम्स लॉ हो गया। अब कौन कौन से फैक्टर है जिन पे किसी बॉडी का या किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, कौन कौन से फैक्टर है जिन पे किसी बॉडी का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है इसके अंदर, देखिए पहला पॉइंट है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जैसे इसको अपन समझते हैं। अब सीधी सी बात है कि अब सपोज ये आपका एक कॉपर का वायर है, अब इसमें करंट कब फ्लो होगी, जब इसमें कोई चार्ज पार्टिकल दौड़ेगा। अच्छा, अभी मैंने ये डिस्कस किया कि यहाँ तो चलो मान लेते हैं, आप कह रहे हो कि सर यहाँ तो आपने पत्थर लगा दिए जो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस का बेसिक कॉज क्या है, कोलिजन। रेजिस्टेंस का बेसिक कॉज क्या है, कोलिजन। यहाँ पानी, अगर देखो ये पत्थर नहीं होंगे तो पानी बड़ा स्मूथ जाएगा,
पानी का फ्लो अच्छा रहेगा। ये पत्थर आने से हो क्या रहा है कि ये पत्थर और पानी के बीच में कोलिजन हो रहा है, और वो पत्थर पानी का जो कोलिजन है वो ही पानी की स्पीड कम कर रहा है, वही पानी की रेट क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है। इससे क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब एक्चुअल में जो कोलिजन होता है, चार्जेस का कोलिजन जो होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जो ये दो वायर हमने यूज किए हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये किसके बने हुए हैं, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के एटम से बना हुआ है, और कॉपर कॉपर के एटम से बना हुआ है। तो जब इनके अंदर से कोई चार्जेस फ्लो होगा, जब इनके अंदर से कोई चार्जेस को आप फ्लो करोगे, तो वो इतना इजीली तो एक एंड से दूसरे एंड नहीं जा पाएगा। रास्ते में क्या मिलेंगे, उसको कॉपर के एटम मिलेंगे। यहाँ रास्ते में कौन मिलेगा, एल्यूमिनियम के एटम मिलेंगे। तो क्या होगा, उसका उनके साथ कोलिजन होगा। जैसे पानी का पत्थर के साथ कोलिजन हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे किसका हो रहा है, कॉपर के एटम के साथ। वो जो चार्ज पार्टिकल करंट बनाने के लिए दौड़ रहा है, वो इन कॉपर के या एल्यूमिनियम के एटम से टकराएगा, और उसको क्या मिलेगा, एक तरह का रेजिस्टेंस मिलेगा। जो काम पत्थर कर रहे हैं पाइप के अंदर, वही काम कॉपर के एटम कर रहे हैं कॉपर के वायर के अंदर। तो सपोज अब देखो फॉर एग्जांपल कि ये वायर है, और इसके अंदर मुझे करंट फ्लो करने तो कोई चार्ज भेजूंगा। अब जैसे ही ये चार्ज आएगा तो अंदर क्या मिलेंगे, कॉपर के एटम मिलेंगे। तो ये यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर बाहर आ जाएगा। तो आप देखो कितनी बार कोलाइड हुआ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, 4 बार ये कोलाइड हुआ और ये बाहर निकल गया। ठीक है, अब सपोज इसी वायर को मैं खींच के बड़ा करता हूँ, इसकी लेंथ में बढ़ा देता हूँ। अब सीधी सी बात है, अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ाऊंगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी इसकी जो थिकनेस है, तो थिकनेस है वो कम होने वाली है। अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ाऊंगा, इसको खींचूंगा, लेंथ बढ़ाऊंगा, तो इसकी थिकनेस क्या होने वाली है, कम होने वाली है। अब सपोज इसी केस में आप दोबारा से इसी चार्ज को भेजो कि भाई जा और करंट बना ले, जा भाई और करंट बना ले। तो अब ये चार्ज जो अभी केवल 4 कोलिजन को क्रॉस करके वहां तक पहुंच गया था, क्या ये भी 4 कोलिजन करेगा, या आपके हिसाब से उससे ज्यादा कोलिजन करता हुआ पहुंचेगा? तो मान लो ये 12 कोलिजन करता हुआ पहुंचा। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ बढ़ाते ही इसका एक तरह से 3 टाइम्स कोलिजन बढ़ गया। और कोलिजन बढ़ना मतलब क्या होता है, कोलिजन अभी बताया था मैंने आपको, कोलिजन क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो कोलिजन बढ़ना मतलब रेजिस्टेंस बढ़ना। तो जैसे मैंने वायर की लेंथ बढ़ाई, उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये तो पहला पॉइंट आ गया। अब इसका दूसरा पॉइंट कौन सा है, उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। सेकंड पॉइंट कौन सा है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया हम पढ़ेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, हमने पहले डिस्कस किया जब हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। ये जो थिकनेस है ये वाला, ये क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अब देखो सीधी सी बात है, अभी मान लो कि मैं 5 चार्ज भेज रहा हूं, ये 5 चार्ज, अभी थिकनेस ज्यादा है तो ये 5 चार्ज यहां से जाएंगे, कोलाइड होगा, ठीक है, पर सब अपने अपने रास्ते चलते हुए यहां से यहाँ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल सब इस तरफ से निकल जाएंगे। ये 5 के 5 चार्ज निकल जाएंगे। यानी पर सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट फॉर्मूला क्या होता है, हाउ मेनी चार्जेस क्रॉस द एरिया इन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने चार्जेस यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्यू की वैल्यू बढ़ गई, क्यू की वैल्यू कुछ है तो करंट कुछ बन रही है। अब सपोज इसी का मैं एरिया बढ़ा दूं, इसको मान लो मैंने ये वायर लिया, इस वायर को मैंने मेल्ट किया, मेटल का वायर था उसको हमने मेल्ट किया और रिकास्ट किया, यानी दोबारा से उसको बनाया। और जब दोबारा बनाया तो इस बार हमने इसका एरिया बढ़ा दिया। अब सीधी सी बात है, एरिया जब बढ़ जाता है तो लेंथ कम हो जाएगी। अगर इसका मैं एरिया बढ़ाता हूं तो मुझे एरिया बढ़ाने के लिए इसी का तो मटेरियल यूज करूंगा, तो वो जो मटेरियल लेंथ में काम आ रहा था वो कहाँ काम में आ गया, एरिया में काम आ गया। तो एरिया जैसे बढ़ा तो इसकी लेंथ कम हो गई। अब बस हुआ क्या कि पहले यहां से पर सेकेंड 5 चार्जेस पास हो रहे थे, अब एरिया में बढ़ा दूंगा तो अब पर सेकेंड 4 5 6 7 8, अब यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स की लाइन बन जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन की लाइन बन जाएगी। पहले कितनी थी, 5। तो अब पर सेकेंड जो चार्जेस पास हो रहे क्यू, उसकी वैल्यू बढ़ गई। पर सेकेंड जो चार्जेस है वो बढ़ गए, और पर सेकेंड चार्जेस बढ़ गए मतलब कौन बढ़ गया, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया। तो करंट को कौन अपोज करता है, रेजिस्टेंस। अगर करंट की वैल्यू बढ़ रही है,
किसी वायर में, किसी कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू अगर बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है। करंट की वैल्यू बढ़ना मतलब रेजिस्टेंस। तो एरिया बढ़ाने से क्या हुआ कि अब क्या होगा कि जो चार्ज है वो अब ज्यादा पर सेकेंड बाहर निकल पाएंगे, यानी ज्यादा करंट बनेगी, और ज्यादा करंट बनना मतलब रेजिस्टेंस का कम होना। तो अगर मैं एरिया बढ़ा दे दूंगा, एरिया बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगी, और करंट बढ़ना मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। तो डायरेक्टली आता हूं कि एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो मतलब क्रॉस सेक्शन के साथ में उसका रिलेशन क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ में उसका रिलेशन क्या है, आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। ठीक है, इनवर्सली हो गया, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस ज्यादा देगा। ठीक है, तीसरी बात आते हैं। अब सपोज अगर मैंने कुछ ऐसा कर लिया, अब सपोज कुछ मैंने ऐसा कर लिया कि मैंने दो वायर ले लिए, दोनों की लेंथ मैंने बराबर ले ली, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी बराबर ले लिया, जैसे बिल्कुल इसका क्लोन बना लिया मैंने। अब ये दो वायर है, दोनों का एरिया बराबर है, दोनों की लेंथ बराबर, लेकिन सपोज एक कॉपर का बना हुआ है और एक एल्यूमिनियम का बना हुआ है, एक कॉपर का बना हुआ है और एक एल्यूमिनियम। तो आप मुझे ये बता दो, क्या दोनों में करंट सेम फ्लो होगी क्या? दोनों में करंट सेम फ्लो नहीं होगी। अगर दोनों में करंट सेम फ्लो होनी होगी तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम नहीं होगा। इसका मतलब एरिया बराबर है, लेंथ बराबर है, फिर भी रेजिस्टेंस बराबर नहीं है, तो मतलब किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर मान लो इसी लेंथ का, इसी एरिया के, अगर मैं एक वुडन स्टिक ले लूं, एक वुडन स्टिक, एक लकड़ी का डंडा ले लेता हूं, तो क्या वो सेम करंट थोड़ी फ्लो कर देगा? उसका नेचर कैसा है? इंसुलेटिंग है, वो तो बिल्कुल ही करंट को फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि हमें नेचर ऑफ मटेरियल भी देखना है। ठीक है, चौथा पॉइंट है जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, वो क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेकिन वो बातें हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये चार हो गए। अब इन दोनों को मैं एक साथ कंबाइन करता हूं, अब इन दोनों को मैं एक साथ कंबाइन करता हूं, यानी लेंथ के तो ये डायरेक्टली था और एरिया के इनवर्सली था, तो लेंथ तो ऊपर आ गई और एरिया डिवाइड में आ गया। तो अभी देखो, अब वो फैक्टर कौन सा है, इस बार कौन सा फैक्टर है, वो आ जाओ। क्योंकि देखो, अगर आप किसी वायर की लेंथ बढ़ाते हो, एरिया कम करते हो, लेंथ कम करते हो, एरिया बढ़ाते हो, तो इससे क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस तो चेंज होगा। लेकिन अगर वो वायर कॉपर का बना पड़ा है तो लेंथ बढ़ाओगे तो भी कॉपर का है, लेंथ कम करोगे तो भी कॉपर का है, एरिया बढ़ाओगे तो भी कॉपर का है, एरिया कम कर दोगे तो भी कॉपर का है। यानी उसका नेचर ऑफ मटेरियल तो चेंज आप नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी एक कांस्टेंट हम लेके आ रहे हैं, और वो कांस्टेंट क्या है? रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रो क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। और ये किस पे डिपेंड करती है? ये अभी हमने डिस्कस किया था, ये डिपेंड करती है उस मेटेरियल के नेचर पे, नेचर ऑफ, कि कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, वुड का है, प्लास्टिक का, जो भी है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास अब रेजिस्टेंस का एक कंप्लीट फॉर्मूला आया है। एक फॉर्मूला तो आर इजिकल टू क्या आया था पीछे भी? वी अपॉन आई आया था, वो तो ओम्स लॉ से आया था। अब वो फैक्टर्स से हमने एक और फॉर्मूला बनाया है, उसका नाम क्या हो गया? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ई। रो क्या हो गया? उस वायर की रेजिस्टिविटी जो उसके नेचर ऑफ मटेरियल से डिफाइन होगी, लेंथ उस वायर की, एरिया उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां से हमारे पास ये बन गया। अब यहां से अगर मैं रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालना चाहूं तो रो को इधर रखो, आर इंटू ए कर दो, क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एल डिवाइड में आ गया, तो रो इज इक्वल टू आर क्या है? ओम, ये ओम आ गया। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होती है? मीटर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम मीटर हमारा नया यूनिट बन गया है। किसकी? रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। क्या होती है? ओम मीटर होती है। ठीक है, तो ये हमने यहां पढ़ लिया। ठीक है, क्लास लगभग 25-30 मिनट की हो गई है इन दो टॉपिक के अंदर। तो इसके क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।